हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग यूपी टेट और बीपीएससी के लिए प्रतिदिन आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है। देर न करते हुए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न कह रहा है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। कपटी मित्र का मतलब होता है आपका ऐसा मित्र जो आपके साथ विश्वासघात करे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है दांत काटी रोटी। इस दांत काटी रोटी का मतलब होता है क्या? गहरी मित्रता। क्या होता है? गहरी मित्रता। ठीक है, गहरी मित्रता। अक्ल की दुम, इसका अर्थ होता है खुद को बहुत बुद्धिमान समझना। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। ठीक है, कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा? आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को कौन जीतता है? तो जिसने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? जितेंद्रिय। दूरदर्शी का मतलब दूर तक सोचने वाला। दत्तचित्त का मतलब दत्तचित्त का मतलब होता है जो किसी काम में मन लगा लिया हो। कुशाग्र बुद्धि का मतलब कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला। और इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं जितेंद्रिय। इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन। संधि का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप लोग पूरा संधि देख सकते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन 3 अक्षर है। औ का मध्य में औ है। कौन सा हो जाएगा आपका? आयादिशन। अब अ आने पे औ को हम लोग क्या कर देते हैं? ओ में, ओ की मात्रा के साथ। तो कौन सा हो जाएगा? पोधन अन। आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पधन वन है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका है पोधन अन। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पुनर्जन्म है, र जो है रेप के रूप में आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। चूंकि यहाँ पर देखिए य र ल व जो पुनर्जन्म है उसमें य र ल व अर्ध रूप में आया हुआ है, तो इसका व्यंजन विसर्ग संधि है। इसका रूल हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पुनः धन जन्म। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? देखिए इत्यादि, इत्यादि में य व के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है? तो आप देख रहे हैं य के पहले आधा अक्षर है। उसके बाद कोई सार्थक शब्द है? कोई सार्थक शब्द नहीं दिख रहा है। तो य के पहले आधा अक्षर आए, कोई सार्थक शब्द नहीं हो, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ देखिए य के पहले क्या आया है? आधा अक्षर। और सार्थक शब्द नहीं है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, नाक रगड़ना का अर्थ है। नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है? नाक रगड़ने का मतलब होता है किसी से आप जो है दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं या माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है नाक में चोट लगना। नाक रगड़ने का मतलब चोट करने से नहीं है, माफी मांगने से है, चापलूसी करने से है। तो आपका कौन सा? तलवे चाटने से हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इज्जत देना भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना, माफी मांगना, तलवे चाटना या किसी व्यक्ति के सामने लाचार होकर माफी मांगना, तो ये सारे चीज जो है नाक रगड़ने के अर्थ हो सकते हैं। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है उन्मूलन का विलोम क्या होता है?
देखिए, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना या समाप्त कर देना, ये आपका उन्मूलन है। जबकि उत्थान का मतलब, उत्कर्ष का मतलब, अवनति, इन तीनों का मतलब भी यही होता है कि उखाड़ना या समाप्त कर देना। रोपण जो है, रोपण का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना या स्थापित कर देना। तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम कौन-सा शब्द होगा? रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को जो है बीज पवन काल कहा है। क्या कहा है? बीज पवन काल। चारण काल, इसमें चारण काल है, गलत है। वीर काल, ये भी गलत है। आदिकाल भी गलत है। आपका बीज पवन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अति सूधो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्ति है? ये बहुत ही रीत मुक्त काव्य धारा के कवि, बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं घनानंद। उनके द्वारा कहा गया है कि अति सूधो स्नेह को मारग हैं। तो कौन सा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आलम गलत है। 2 ऑप्शन है बोधा भी गलत, 3 ठाकुर भी गलत। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी हम लोग किसे कहते हैं? यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। तो कौन सा सही है? आपका सरस्वती गलत हो जाएगा, लक्ष्मी भी गलत, थर्ड ऑप्शन गंगा भी गलत, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यमुना। यहाँ पे यमुना को और किन किन नामों से हम लोग पर्यायवाची से जानते हैं? तो कृष्णा के भी नाम से जानते हैं, अर्कजा के भी नाम से जानते हैं, सूर्यसुता के नाम से भी जानते हैं, तरण तनुजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब यमुना जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, पहली आत्मकथा जो है, आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास रचित हुई है। तो इनकी जो आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी, 1941 में रचित है। तो कौन से साहित्यकार हैं आपके? बाबू श्याम सुंदर दास जी। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? देखिए, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना है तो सिर मारना। सिर मारने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना। सिर मारने का मतलब होता है व्यर्थ की मेहनत करना या बहस करना। सिर पर सेहरा बंधा होना, ये भी विघ्न पड़ने से नहीं है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, अर्थात सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत ही अच्छा कोटेशन है, बहुत बार पूछा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह। धर्मवीर भारती आपका गलत है। शमशेर बहादुर सिंह सेकंड ऑप्शन सही है। ये अपनी विशिष्ट शैली और बिंबों के प्रयोग के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें अज्ञेय जी ने कहा था कवियों का कवि। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को किसने कहा था? अज्ञेय जी ने कवियों का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी पंक्तियां हैं? अब देखिए, यहाँ पर आपने राम नाम देखा और इस राम नाम से ज़्यादातर लोग तुलसीदास पे चले जाते हैं और यहीं वो गलती कर देते हैं। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ नहीं हैं, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, वो राम को निर्गुण राम के जैसे मान रहे हैं। तो कौन-सा आपका? फर्स्ट ऑप्शन तुलसीदास गलत है, थर्ड ऑप्शन केशवदास भी गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। कौन हो जाएँगे? कबीरदास जी के द्वारा लिखित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का जो पहला पत्र है वो उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड। यह जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र के रूप में आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के संपादन में निकला था। तो कौन सा हो जाएगा? आप इतना जानिए, उदंत मार्तंड पहला पत्र है और किसके द्वारा रचित है? आपका जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। कहाँ से? कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र से। नेक्स्ट, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो एक फर्स्ट ऑप्शन बाल मुकुंद गलत है, सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी भी गलत है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुई है। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन दे रखा है 1893, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। काशी नागरी प्रचारणी की जो सभा की स्थापना थी 1893 में हुई थी। और संस्थापकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह इनमें प्रमुख थे। नेक्स्ट, प्रेम सागर। प्रेम सागर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए लल्लू लाल की रचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मुंशी सदाशुक लाल गलत हो जाएगा, सदल मिश्र भी गलत हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो जब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? 3। अर्थ के आधार पर पूछेगा संज्ञा के भेद, तब आप क्या बताएंगे? तब आप 5 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, हिंदी और संस्कृत में आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो भूल जाते हैं। संस्कृत जो है कारक को 6 ही भेद मानती है, लेकिन हिंदी जो है कारक के 8 भेद मानते हैं। कितने? 8। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 7 कारक गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए, उच्चारण स्थान को हम लोग बहुत अच्छे से ही पढ़े हैं। कतामुदो से भी आप कर सकते हैं या संस्कृत का जो सूत्र है वहां से भी कर सकते हैं। घ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, इसलिए आपका मूर्धा गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ। नेक्स्ट, 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो जब 6 वर्ण की बात करेगा तो क और स के योग से आपका 6 वर्ण बना हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क और स के योग से 6 वर्ण का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ये हर साल आता है पेपर में, हर साल पूछा जाता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। अस्पृश्यता, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अस्पृश्यता, गलत है। अस्पृश्यता यहाँ पर देखिए गलत है। आपका थर्ड ऑप्शन सही है, अस्पृश्यता होता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, यहाँ भी बहुत ज्यादा गलती लोग करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। अब देखिए, यहाँ भी कवित्री लिखा है लेकिन ये गलत है, यहाँ कवित्री लिखा है तो गलत है, ये होता है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, कवइत्री। और फर्स्ट ऑप्शन में कविइत्री है और फर्स्ट ऑप्शन में कवइत्री है। तो ध्यान दीजिएगा, कवि का स्त्रीलिंग कवइत्री होता है, न कि कविइत्री। अब यहाँ देखिए कितना, मतलब मेल जोल से ऑप्शन देते हैं ना, इसलिए आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो इन सब को अच्छे से देखिएगा, या और ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी किसे कहा जाता है? तरणी कहा जाता है नाव को। एक तरणी और होता है, उस सॉरी गलती हमने कर दिया, यहाँ तरणी ये है। एक तरणी आपका ये है और एक तरणी ये है। यहाँ पर जो बड़ी तरणी है ये आपका नाव है, तो इसको कहते हैं नाव। और यहाँ जो तरणी है, इस तरणी का मतलब होता है क्या? सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो हमने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ तरणी पढ़ लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरणी का अर्थ जो पर्यायवाची पूछ रहा है प्रश्न में, उसका अर्थ हो जाएगा सूर्य और ये तरणी का अर्थ क्या होगा? नाव हो जाएगा। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यहाँ भी कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। तो तरणी का यहाँ पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन कहा जाता है मछली को। सिखी आपका गलत हो जाएगा, शापक भी गलत है, विभावरी भी गलत है। आपका फोर्थ ऑप्शन मत्स्य सही है, क्योंकि मछली का ही पर्यायवाची मत्स्य भी होता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। देखिए, आत्मजा मतलब क्या होता है? पुत्री। नंदिनी मतलब क्या होता है? पुत्री। कन्या किसको कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। लेकिन जो भार्या है, भार्या आपका पत्नी को कहते हैं, इसलिए भार्या ही क्या है? आपका भिन्न अर्थ दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन स्वर्गीय है, सेकंड लौकिक है, थर्ड पार्थिव है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है अद्वितीय। ठीक है। अनुपम का अर्थ क्या है? जिसको उपमा न दी जा सके, अर्थात बेजोड़, अनोखा, अद्वितीय। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चे होने का अर्थ क्या है? कान के कच्चे होने का अर्थ है आपका कम सुनना, नहीं, सुनी बात पर विश्वास कर लेना भी सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पर जांच परख कर किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जो कोई व्यक्ति कर दे वो सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेता है, इसलिए कान के कच्चे होना का मतलब सुनी बात पर विश्वास कर लेना, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये हिंदी के 30 प्रश्न थे, जो कि आपकी यूपी टेट के लिए भी और बीपीएससी टायर 4 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए और कमेंट बॉक्स में स्कोर को अपने ज़रूर बताइए, जिससे हम लोग एनालिसिस कर सकें कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।